नमस्कार, प्रिया शंकर एकेडमी में मैं प्रिया श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिया शंकर एकेडमी उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस एकेडमी में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इसके साथ ही साथ समसामयिक विषयों पर आधारित करंट विषय का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछी जाने वाली हिंदी भाषा का अध्ययन भी इसी एकेडमी पर कराया जाएगा। अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला को जारी रखते हुए हम प्रारंभ कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था को, जिसके अंतर्गत हम एम लक्ष्मीकांत सर की बुक भारतीय राज्य व्यवस्था को कवर करेंगे। पिछली कक्षा में आपने अध्याय 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ा था, जिसकी वीडियोस आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 2 संविधान का निर्माण। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। भारत में संविधान सभा के गठन के विचार को वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने रखा। तो ध्यान दीजिएगा कि संविधान सभा के गठन का जो विचार है वो 1934 में एम.एन. राय पहली बार रख रहे हैं। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पीटी फैक्ट, क्योंकि कोई भी चीज अगर पहली बार हो रही है तो वो एक बेसिक है और आपको इसे अच्छे से याद रखना है। फिर एक वर्ष बाद लगभग 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। तो 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत कर रहे हैं एम.एन. राय और 35 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग को प्रस्तुत कर दिया है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक तरफ विचार प्रस्तुत किया गया और दूसरी तरफ अगले साल उसके गठन की मांग कर दी गई। फिर 3 साल बाद यानी 1938 में कांग्रेस की ओर से पंडित नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें 3 बातें दिखाई पड़ रही हैं। एक कि संविधान सभा का जो चुनाव होगा, उसे जो चुना जाएगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाएगा, जो संविधान सभा के सदस्य हैं, ठीक है। दूसरा कि इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी जब संविधान सभा का चुनाव किया जाएगा, जब संविधान सभा बनाई जा रही होगी, तो एक तो उसमें वयस्क मताधिकार होगा और दूसरा कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, एक संप्रभु संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तीसरा कि जो संविधान सभा है उसका काम क्या होगा, वो होगा स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करना। तो ये 3 बातें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। फिर नेहरू ने इस मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा और नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार सैद्धांतिक रूप से 8 अगस्त 1940 को स्वीकार कर लेती है और इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 1942 में आता है आपका क्रिप्स प्रस्ताव। तो ये क्या है, तो 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स स्वतंत्र संविधान के निर्माण हेतु भारत आते हैं और ये कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और इन प्रस्तावों से मुस्लिम लीग संतुष्ट नहीं होती है। तो एक तरीके से ये प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। अब मुस्लिम लीग क्या चाहती है, तो यहाँ पर मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि भारत को 2 अलग अलग स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभा हो। तो एक तरीके से मुस्लिम लीग अप्रत्यक्ष रूप से यह चाह रही थी कि एक अलग क्षेत्र हो जाए और यही बनता है आगे चल के पाकिस्तान, ठीक है। और वो चाहती थी कि भारत के 2 हिस्से हो जाएं और अब जो एक क्षेत्र है उसकी अलग संविधान सभा हो और दूसरा क्षेत्र है उसकी एक अलग संविधान सभा हो। फिर इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन 1946 में और इसने 2 संविधान सभा की मांग को तो ठुकरा दिया,
लेकिन ऐसी संविधान सभा के निर्माण की बात कही जिससे मुस्लिम लीग काफी हद तक संतुष्ट थी। ठीक है। फिर होता है संविधान सभा का गठन। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। आइए देखते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें कुल सदस्य संख्या जो होती है वो होती है 389, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत से होती हैं और 93 जो सीटें हैं वो देशी रियासतों से होती हैं। ठीक है। अब 389 में से 296 जो सीटें हैं वो ब्रिटिश भारत से हैं और उसमें 3 समुदाय शामिल होते हैं, एक मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरा सामान्य। सामान्य में वह लोग आते हैं जो मुस्लिम और सिख नहीं हैं। तो इन मुस्लिम और सिख को छोड़कर जितने भी समुदाय आते हैं वो सामान्य में शामिल होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद 296 में से 292 सीटें गवर्नरों के प्रांत से होती थी और 11 गवर्नरों के प्रांत से ये होती थी। तो हमने आपको पढ़ाया था कि 11 राज्य थे उस समय, तो ये उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है। फिर अब बची 4 सीटें। तो ये 4 सीटें कहां से आएंगी? तो 296 सीटों में से जो 4 सीटें थी वो मुख्य आयुक्तों के प्रांत से थी और प्रत्येक प्रांत से एक एक सदस्य चुना जाना था। और ये कौन कौन से प्रांत थे? तो ये थे बंगाल, बंबई, आगरा और मद्रास की प्रेसिडेंसियां। प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट होती थी और प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाता था। ठीक है। फिर देखते हैं संविधान सभा का स्वरूप क्या था। तो संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित थी। ये बात ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीटी फैक्ट है, बहुत पूछा जाता है कि संविधान सभा का स्वरूप कैसे था। तो संविधान सभा आंशिक रूप से नामांकित और आंशिक रूप से चुनी हुई थी। नामांकन कैसे हो रहा है? ये जो 93 देशी रियासतों की सीटें हैं, इसमें जो सदस्य चुने जाते थे वो रियासत प्रमुख के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे या चुने जाते थे कह लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे भी अगर हम देखें तो मुख्य आयुक्तों के प्रांत से भी एक एक लिया जा रहा है। तो कुछ नामांकित हैं और कुछ जो है चुनी हुई हैं। तो आंशिक रूप से ये दोनों काम हो रहे हैं। आंशिक रूप से नामांकन किया जा रहा है और आंशिक रूप से ये चुनी हुई है। ना तो कंफर्म नामांकित है कि पूरी तरीके से नॉमिनेट कर दिया और ना ही पूरी तरीके से चयन या चुनाव की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है। फिर सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा सीमित मताधिकार के आधार पर होता था। संविधान सभा की कार्यप्रणाली को अगर हम देखें तो इसमें पहली बैठक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीटी पॉइंट वो ये है कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है और इसके अस्थायी अध्यक्ष हैं सच्चिदानंद सिन्हा और उपाध्यक्ष बनते हैं एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामचारी। आगे चलकर इसके स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बना दिए जाते हैं। फिर है जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह पेश किया जाता है और आगे चलकर यह संविधान की प्रस्तावना का आधार बनता है। इसमें क्या बात कही जाती है? इसमें यह बात कही जाती है कि संविधान सभा भारत को एक संप्रभु राष्ट्र घोषित करती है। संप्रभु मैंने आपको बताया था कि वह शासन व्यवस्था और सारी चीजों के लिए आत्मनिर्भर है, किसी अन्य डोमिनियन पर निर्भर नहीं है। फिर इसमें यह भी कहा गया कि जो भी क्षेत्र इसमें शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो सकते हैं और इस प्रकार वे सभी संघ का हिस्सा होंगे। तो कोई भी क्षेत्र यदि भारत में शामिल होना चाहता है, चाहे वो बाहरी क्षेत्र हो या फिर देशी रियासतें भी इसमें आ जाएंगी, तो अगर देशी रियासतें भी भारत में शामिल होना चाहती हैं तो वो शामिल हो सकती हैं और वो सभी आगे चलकर संघ का हिस्सा मानी जाएंगी जब वो भारत में शामिल हो जाएंगी। तो ये बात कही गई। इसके बाद
सभी शक्तियों एवं प्राधिकारों का स्रोत जनता होगी, ये बात भी कही जाती है। फिर न्याय, समानता, आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता और सुरक्षा की बात भी इसमें की जाती है और इसके साथ ही अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के अधिकार भी इसमें सुरक्षित रखे जाते हैं। और यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है। आइए अब देखते हैं कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा में क्या परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला, संविधान सभा को पूर्ण संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती है। तो ये हमने बात आपको यहाँ भी बताई थी कि अब संविधान सभा पूरी तरीके से संप्रभु होगी, कोई भी कानून बनाएगी, पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होगी, वह उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा किसी का जो बाहरी है। ठीक है। फिर दूसरा है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इसके 2 प्रमुख कार्य हैं यहाँ पर। एक, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा, देश के लिए आम कानून लागू करना। तो एक तरीके से यह विधायिका के रूप में भी कार्य करने लगती है। फिर तीसरा इसका जो काम है वो यह था कि अब तीसरा पॉइंट अगर देखें तो इसमें मुस्लिम लीग संविधान सभा से अलग हो जाती है। क्यों अलग हो जाएगी? क्योंकि अब तो उनका अलग क्षेत्र हो गया है, पाकिस्तान बन गया है, तो अब वो वहां पर अपनी संविधान सभा बनाएंगे, इसलिए यह भारत की संविधान सभा से अब अलग हो जाती है। आइए देखते हैं संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य। तो इसमें मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता में सत्यापन किया गया। फिर 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाती है ये, और 24 जनवरी 1950 को यह राष्ट्रगीत को भी अपनाती है, और 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे हम पढ़ेंगे संविधान सभा की समितियों को। स्क्रीनशॉट ले लिया। आइए अब देखते हैं संविधान सभा की समितियां। तो यहाँ पर हमें 2 समितियां दिखाई पड़ रही हैं, एक बड़ी समितियां और दूसरी छोटी समितियां। बड़ी समितियों में कुल 8 बड़ी समितियां आती हैं। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन सी थी। तो ये थी संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति, प्रांतीय संविधान समिति, परामर्शदाता समिति, प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति और प्रारूप समिति। आइए अब देखते हैं इनके अध्यक्षों को। तो संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए जो समिति बनी थी, उन तीनों के ही अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अब याद कैसे करें? तो भारत में 2 क्षेत्र आते हैं, संघ और राज्य। तो संघ संघीय यानी संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति प्लस राज्यों के लिए जो समिति बन रही है उसको जवाहरलाल नेहरू देख रहे हैं। फिर प्रांतीय संविधान समिति और परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ये भी 2 समितियों के अध्यक्ष हैं। अब याद कैसे करें? तो प्रांतों को परामर्श देने का काम कौन कर रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसमें 5 उप समितियां आती थी और इसका काम क्या होता था या ये किस लिए बैठी थी? तो ये थी मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए यह सलाहकारी समिति थी। अब इसकी 5 उप समितियों को देख लेते हैं और इनके अध्यक्षों को देखते हैं। तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोई। इसके बाद छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे AV ठक्कर। फिर 5वीं उप समिति थी उत्तर
पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति। अब इसके अध्यक्ष यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यह समिति बाद में समाप्त कर दी जाती है। क्यों समाप्त कर दी जाती है? क्योंकि भारत का विभाजन हो जाता है और जो क्षेत्र थे भारत के जो कभी हुआ करते थे, सिंध और बलूचिस्तान, अब वह पाकिस्तान में चले जाते हैं और ये जो उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति बनी थी वो सिंध, बलूचिस्तान इन क्षेत्रों के लिए ही बनी थी। तो जब ये पाकिस्तान में चले गए हैं तो अब इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है और यह समाप्त कर दी जाती है। फिर है प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, और इन दोनों के ही अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है आपकी 8वीं सबसे बड़ी समिति, और ये समिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रारूप समिति, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अंबेडकर। इसका गठन होता है 29 अगस्त 1947 को और इसका कार्य था कि नए संविधान का यह प्रारूप तैयार करे। इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं और ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कौन कौन से सदस्य प्रारूप समिति में शामिल थे। तो आइए इनको देखते हैं। तो पहले जो सदस्य हैं वो हैं BR अंबेडकर और यह इस समिति के अध्यक्ष थे। फिर N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, और इन्होंने BL मित्र की जगह ली थी क्योंकि किन्हीं कारणवश BL मित्र जी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है और यह त्यागपत्र दे देते हैं। फिर इनकी जगह पर N माधव राव आ जाते हैं। फिर है TT कृष्णामचारी और इन्होंने DP खेतान जी की जगह ली थी क्योंकि DP खेतान जी की मृत्यु हो जाती है। अब इसको कैसे याद करें? तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, अंबेडकर, अयंगर, अय्यर, मुंशी सादुल्ला, माधव कृष्णा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो माधव है वो कृष्ण जी का ही पर्यायवाची है, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अब किसने किसकी जगह ली ये कैसे याद रखें? तो माधव सीधी सी बात है अपने मित्र की ही जगह लेगा, तो यह लेते हैं BL मित्र की जगह। फिर TT कृष्णामचारी किसकी जगह लेते हैं? DP खेतान की। तो खेतान जी की मृत्यु हो गई है इसलिए उनकी DP बदल गई है और अब DP लग गई है वहां पर कृष्णामचारी जी की। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। बाकी सबका अपना अलग अलग तरीका है, जैसे मन चाहे याद करिए, ये मेरा तरीका था। ठीक है, फिर आइए देखते हैं छोटी समितियां। तो ये हैं प्रारूप समिति की जांच हेतु विशेष समिति, जिसके अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरीके से देखें तो जवाहरलाल नेहरू 4 समितियों के अध्यक्ष हो रहे हैं, 3 बड़ी समितियों के और 1 छोटी समिति के। तो ये आप एक साथ भी लिख सकते हैं। फिर है वित्त एवं कर्मचारी यानी स्टाफ समिति और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, और इन दोनों ही समितियों के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस तरह ये भी कुल 4 समितियों के अध्यक्ष हैं, 2 छोटी समितियों के और 2 बड़ी समितियों के। बड़ी समितियों में यह प्रक्रिया नियम समिति के और संचालन समिति के अध्यक्ष हैं और छोटी समितियों में यह स्टाफ समिति और जो राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति बनती है उसके अध्यक्ष होते हैं। तो ये आप एक साथ भी लिख सकते हैं। फिर है मुख्य आयुक्तों के प्रांतों हेतु समिति और सदन समिति, और इन दोनों ही समितियों के अध्यक्ष हैं V पट्टाभी सीतारमैया। फिर आपका है संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति और इसके अध्यक्ष हैं GV मावलंकर। फिर सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति और इसके साथ ही नागरिकता पर जो तदर्थ समिति बनती है, इन दोनों के ही अध्यक्ष हैं S वरदाचारी। फिर है प्रत्यायक समिति, इसके अध्यक्ष हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। फिर है संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति और इसकी अध्यक्षा बनती हैं नलिनी रंजन सरकार। तो एकमात्र यहाँ पर महिला अध्यक्षा दिख रही हैं, तो हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि कभी पूछ सकता है कि महिला अध्यक्षा में कौन किस समिति की अध्यक्ष थी। ठीक है, फिर है आपका प्रेस दीर्घा समिति और इसके अध्यक्ष थे उषा नाथ सेन
और फिर है आपका भाषाई प्रांत आयोग, और एसके धर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और अगर हम देखें तो संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी जो समिति बन रही है, और इनकी जो अध्यक्षा है नलिनी रंजन सरकार। इसी तरीके से जो प्रेस दीर्घा समिति है उसके अध्यक्ष हैं उषा नाथ सेन, और भाषाई प्रांत आयोग के जो अध्यक्ष हैं एसके धर, और ये तीनों ही संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, फिर देखते हैं संविधान प्रभाव में कब आया। तो जो भारत का संविधान है उसे अंबेडकर द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड इस नाम से पेश करते हैं संविधान को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट पीटी फैक्ट या इंपॉर्टेंट पीटी पॉइंट। ठीक है, फिर 26 नवंबर 1949 को यह प्रभाव में आता है, या इसे आत्मसात किया जाता है, या इसे अपनाया जाता है। तीनों बातें एक ही हैं। फिर इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। फिर संविधान का प्रवर्तन अगर देखें तो संविधान के जो अनुच्छेद हैं कुछ, वो स्वतः ही लागू हो जाते हैं 26 नवंबर 1949 की ही तिथि से। और ये अनुच्छेद थे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 ये स्वतः लागू हो जाते हैं, और शेष 26 जनवरी 1950 को लागू होते हैं। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता था, तो इसीलिए इसी तिथि से फिर शेष प्रावधान लागू कर दिए जाते हैं। फिर बात आती है कि ये जो संविधान सभा है इसकी आलोचना भी कहीं कहीं की जाती है, और कहा जाता है कि यह पूरी तरीके से जो प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, और ये हिंदुओं का निकाय थी, इसमें संप्रभुता का अभाव था, ये समय की बर्बादी थी, कांग्रेस का इसमें प्रभुत्व था, और वकीलों एवं राजनीतिज्ञों का इसमें प्रभुत्व दिखाई पड़ता है। लेकिन कुछ भी हो, बहुत काम की थी और बहुत काम करती है, तो आलोचनाएं तो होती रहती हैं, इसलिए ये बात बहुत ज्यादा विशेष नहीं थी, इसीलिए आपको नहीं बताई। तो इस पे कोई मतलब एक विशेष रूप से कोई नोट्स नहीं दिए, या फिर आपको इसको समझाया नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल भी जहां जहां कोई काम होगा वहां वहां निंदा लगी ही रहती है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, बस इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि इसकी आलोचना भी होती है, और इसे हिंदू निकाय, वकीलों का इसमें प्रभुत्व और वर्चस्व माना जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें बस जान लीजिए। तो आज आपने देखा कि संविधान का निर्माण कैसे होता है, उसकी कौन कौन सी समितियां होती हैं। आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। कल हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं। तो क्लास को ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।